नमस्कार। आकाशवाणी की राष्ट्रीय साहित्यिक पत्रिका साहित्य भारती में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज माइंडकर और मैं नवोदिता मिश्रा। मई के महीने में पत्रिका की कुछ विशिष्ट चुनौतियां होती हैं। मसलन ये मौसम देश के अधिकांश भागों में किसी बड़ी साहित्यिक गतिविधि का नहीं होता आमतौर पर। लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया पर तो कंटेंट राइटर्स या ब्लॉगर्स की बाढ़ सी आ जाती है, आधुनिक यायावरों के कलम या कैमरे से बहकर। नए नए ट्रैवल डेस्टिनेशंस, उनके यात्रा अनुभव और पाठकों के लिए उनकी वीडियो, फोटो समेत टिप्स नए जमाने के यात्रा वृत्तांत लेखन की श्रेणी में आके ही जा सकते हैं। लेकिन पत्रिका की व्यापकता को देखते हुए सिर्फ इस उपविधा से तो काम नहीं चल सकता। अब क्या करें? ऐसे में कालक्रमणिका के कुछ बिंदु हमारे राइटर्स ब्लॉक को दूर कर सकते हैं। और क्या ही संयोग है, कैलेंडर पर सिर्फ पिछले 1-1.5 सप्ताह या अगले 1 सप्ताह की तिथियों पर गौर करें तो नजर मानो कैद सी हो जाती है कुछ विशिष्ट बिंदुओं पर आकर। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर और तमिल कवि भारतीदासन की जयंती, बुद्ध पूर्णिमा और इधर महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का स्थापना दिवस हमारे राष्ट्र की समग्र साहित्य धारा के कुछ अहम बिंदुओं की ओर इंगित करते हैं। अनायास ही कितनी ही साहित्यिक विधाएं और विभूतियां मानस पटल पर उभरने लगती हैं। बांग्ला साहित्य की कौन सी ऐसी विधा है जिसको युगदृष्टा गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर के कलम ने न छुआ हो? और तो और साहित्य के अलावा कला, संस्कृति और दर्शन के क्षेत्र में भी उनका अतुलनीय योगदान रहा है। उनका उस दौर में वैश्विक मानवतावादी चिंतन किसी भी व्याख्या से परे है। मराठी और गुजराती साहित्य धारा के प्रणेताओं का कार्य भी अपने अंदाज में अनुपम रहा है। हमारे देश के संत वाङ्मय के परिप्रेक्ष्य में संत ज्ञानेश्वर, संत मुक्ताबाई, समर्थ रामदास, संत तुकाराम, संत एकनाथ और नरसिंह मेहता के नाम तुरंत याद आते हैं। प्रेमानंद भट्ट भी इसी सिलसिले की एक तरह से बात की कड़ी हैं। आधुनिक दौर में भी आचार्य अत्रे, वी.स. खांडेकर, कुसुमाग्रज, पूल देशपांडे, विंदा करंदीकर, नर्मदा शंकर दवे और गोवर्धन राम त्रिपाठी एक लंबी फेहरिस्त में से कुछ उत्कृष्ट उदाहरण हैं। और काका कालेलकर मराठी और गुजराती के अलावा हिंदी और अंग्रेजी में भी उनका प्रखर लेखन है। महात्मा गांधी तो उन्हें स्नेह से सवाई गुजराती कहते थे। पिछले सप्ताह प्रख्यात तमिल कवि और देशभक्त भारतीदासन की जयंती थी। वो महान कवि सुब्रमण्य भारती के अनुयायी थे। बरतानवी और फ्रांसीसी दोनों हुकूमतों के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई। उसके लिए उन्हें जेल भी जाना पड़ा। एक बात कहें, खासतौर से उन युवाओं से जो कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या उनके अभिभावकों से भी, पत्रिका के छोटे से संपादकीय में हमने जिन विभूतियों का उल्लेख किया उनके कार्य के बारे में विस्तार से अध्ययन आपके काम ही आ सकता है, ऐसा हमें लगता है। बल्कि पूरे पत्रिका सुनेंगे तो सोने पे सुहागा। सुनते रहिए आकाशवाणी की राष्ट्रीय साहित्यिक पत्रिका साहित्य भारती। राष्ट्र निर्माण में खासतौर से हमारे स्वाधीनता संघर्ष के दौरान हिंदी और हिंदुस्तानी वाङ्मय का बहुत बड़ा योगदान रहा। सामाजिक विषमताओं को उजागर करने में भी इस विशिष्ट साहित्य सलिला के अनगिनत टिमटिमाते सितारे रहे हैं। वर्तमान विमर्श में अधिकांश का जिक्र तो कहीं न कहीं हो ही जाता है, किंतु ऐसी भी कुछ विभूतियां हैं जिनका उल्लेख उतना नहीं हो पाता जितना उन्हें देय है सही मायनों में। 2-3 उदाहरण तो तुरंत जहन में आ गए। डॉक्टर रांगे राघव, पंडित ब्रजनारायण चकबस्त और रघुपति सहाय फिराक गोरखपुरी। एक नाम तो तुम भूल ही गई। वो कौन सा? अयोध्या प्रसाद सिंह हरिऔध। अब सीधे चलते हैं बनारस और एक आम श्रोता की हैसियत से जानने की कोशिश करते हैं कि हरिऔध कौन थे, उनका कृतित्व कैसा था।
व्योम को छूते हुए दुर्गम पहाड़ों के शिखर, वे घने जंगल जहां रहता है तम आठों पहर, गरजते जल राशि की उठती हुई ऊंची लहर, आग की भयदायिनी फैली दिशाओं में लवर, ये कपा सकती कभी जिसके कलेजे को नहीं, भूल कर भी वो नहीं नाकाम रहता है कहीं। कर्मठता, समर्पण और आत्मविश्वास से भरी ये काव्य पंक्तियां हैं एक जीवट और ऋषितुल्य साहित्यकार की, जिन्हें हम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के नाम से जानते हैं। हिंदी नवजागरण के अग्रदूत भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी साहित्य के माध्यम से जन जागरण का जो संदेश दिया और खड़ी बोली को साहित्य की भाषा के रूप में स्थापित करने का जो कार्य किया, उस परंपरा को आगे बढ़ाने में जिन महान साहित्यकारों का असाधारण योगदान रहा है, उनमें अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का नाम अग्रगण्य रहा है। साहित्य की विविध विधाओं में प्रचुर लेखन के साथ हरिऔध जी ने राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। काशी हिंदू विश्वविद्यालय हिंदी विभाग के प्राध्यापक और वरिष्ठ गजलकार प्रोफेसर वशिष्ठ अनूप कहते हैं कि हरिऔध जी खड़ी बोली हिंदी भाषा में गहरा आत्मविश्वास भरने वाले आरंभिक किंतु महत्वपूर्ण रचनाकार थे। इन दिनों खड़ी बोली हिंदी अपना रूप ग्रहण कर रही थी। उन दिनों बहुत सारे साहित्यकार उसे बनाने में, उसे निखारने में, उसे तराशने में, उसे चमकाने में, उसके व्याकरण के नियम बनाने में, उसके प्रवाह को बढ़ाने में लगे हुए थे। और जिनमें कई लोगों को हम लोग जानते हैं। हम आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी तो केंद्र में थे ही। जिन लोगों ने इस काम को बड़ी प्रमुखता से अंजाम तक पहुंचाया, उनमें हरिऔध जी का बड़ा नाम है। हरिऔध जी को हम लोग कई कारणों से जानते हैं। एक तो वह हिंदी के आरंभिक कवियों में से हैं। उन कवियों में से कह सकते हैं कि जिन्होंने हिंदी को अपने पैर पर चलना सिखाया, जिन्होंने हिंदी में आत्मविश्वास भरा है, ये बताया कि कविता हिंदी में भी हो सकती है, खड़ी बोली में भी हो सकती है। तो एक तो उनका कवि रूप बहुत बड़ा है और नवीन प्रयोगों के लिए विशेष रूप से वह जाने जाते हैं। हरिऔध जी का जन्म 1857 की प्रथम स्वातंत्र्य क्रांति के 7-8 वर्ष बाद 15 अप्रैल 1865 को आजमगढ़ जनपद के निजामाबाद कस्बे में हुआ था। 1857 की ये क्रांति भले ही सफल नहीं हो पाई, किंतु इसने भारतीय जनमानस में जागरण की एक चिंगारी अवश्य पैदा कर दी। भारतेंदु और उनके मंडल के लेखक राष्ट्रीयता और आधुनिकता के नए सूत्रों की व्याख्या कर रहे थे। इसी वातावरण में बालक हरिऔध को साहित्य का संस्कार मिला। हरिऔध जी की रचना यात्रा और उनके साहित्यिक अवदान की चर्चा प्रोफेसर बलराज पांडे इस प्रकार करते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में जो द्विवेदी युग है, उस द्विवेदी युग के प्रसिद्ध कवि और गद्य लेखक रहे हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने 2 महत्वपूर्ण उपन्यास लिखे हैं, ठेठ हिंदी का ठाठ और अधखिला फूल। भाषा के नमूने की दृष्टि से इन उपन्यासों का अधिक महत्व है। सरल और ठेठ हिंदी में जो इन्होंने रचना की है, उसके भाषा वैचित्र्य पर हमारा ध्यान ज्यादा जाता है। इन्होंने पुराने ढंग की कविताएं भी लिखी हैं जो अत्यंत ही सरस हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रभाव के कारण खड़ी बोली में रचनाएं शुरू करने में सफल हुए और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जो महत्व है हिंदी साहित्य में, वह प्रिय प्रवास के कारण बहुत अधिक है। हिंदी साहित्य में खड़ी बोली का सूत्रपात
भारतेंदु युग में हो चुका था, किंतु खड़ी बोली पद्य की भाषा नहीं बन पाई थी। काव्य की भाषा तो ब्रज भाषा ही थी। हरिऔध जी का भी प्रारंभिक काव्य ब्रज भाषा में ही लिखा गया। वर्तमान साहित्य पत्रिका के संपादक डॉक्टर संजय श्रीवास्तव हरिऔध जी की ब्रज भाषा की रचनाओं की चर्चा करते हुए बताते हैं, पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध खड़ी बोली हिंदी के अग्रणी रचनाकार हैं। द्विवेदी युगीन कवियों में उनका विशिष्ट स्थान है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रभाव में जिन कवियों का महत्व साहित्य में प्रतिपादित हुआ, उनमें हरिऔध जी भी हैं। इस समय खड़ी बोली की रचनाओं का चलन तो था ही, किंतु ब्रजभाषा का प्रभाव अभी खत्म नहीं हुआ था। दरअसल यह समय ही ब्रजभाषा और खड़ी बोली का संक्रमण काल था। लिहाजा पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने भी ब्रज भाषा में महत्वपूर्ण कृतियां दी। इस संबंध में रस कलश का उल्लेख महत्वपूर्ण है। रस कलश ब्रज भाषा में लिखा उनका महनीय ग्रंथ है। इसमें उन्होंने काव्य शास्त्र के रस सिद्धांत का अभिनव प्रतिपादन किया है। उनके कवि कर्म का आरंभ भी 1882 में ब्रज भाषा में लिखित कृष्ण शतक से होता है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी एक ओर हिंदी को व्याकरण निष्ठ और प्रांजल बनाने में लगे हुए थे और दूसरी ओर काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली के प्रयोग हेतु प्रयासरत थे। हरिऔध जी ने इस चुनौती को स्वीकार किया और खड़ी बोली की संस्कृत निष्ठ भाषा में संस्कृत के वर्ण वृत्तों में प्रिय प्रवास की रचना 1914 में की। नवजागरण के उस काल में अन्य कवियों ने भी प्राचीन कथानक को नए संदर्भों में प्रस्तुत किया। कवयित्री प्रोफेसर रचना शर्मा हरिऔध जी की रचनाओं में राष्ट्रीयता के स्वर को इस प्रकार व्याख्यायित करती हैं। हम राष्ट्रीय भावना के कवि के रूप में जिसकी बात करते हैं, तो उसमें आवश्यक नहीं है कि केवल वो देशभक्ति की कविताएं लिख रहा है तो वो राष्ट्रीय चेतना का कवि है, बल्कि ऐसा कवि जो राष्ट्र के श्रेष्ठ चरित्र, राष्ट्र के कल्याण और मानव जाति के उत्थान के भाव को अपने काव्य में समाहित करे, वह कवि राष्ट्रीय कवि या राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत कवि माना जाता है। और हरिऔध जी ऐसे ही कवि और रचनाकार के रूप में हमारे समक्ष आते हैं। प्रबंधात्मक रचनाओं के अतिरिक्त हरिऔध जी की मुक्तक रचनाओं में बोलचाल, चोखे चौपदे और चुभते चौपदे को भी बहुत अधिक लोकप्रियता मिली। हिंदी साहित्य की विपुल समृद्ध परंपरा के उन्नायक इस महान शब्द शिल्पी का निधन 16 मार्च 1947 को हुआ था। आखिरश ये कहा जा सकता है कि हरिऔध जी खड़ी बोली के अपने युग के श्रेष्ठ कवि होने के साथ ही गद्य की विविध विधाओं के पुरस्कर्ता भी थे। इस दृष्टि से उनका महत्व ऐतिहासिक है। इस महान साहित्य साधक का स्मरण प्रिय प्रवास की इन प्रेरक पंक्तियों के साथ। विपत्ति से रक्षण सर्वभूत का, सहाय होना असहाय जीव का, उबारना संकट से स्वजाति का, मनुष्य का सर्व प्रधान धर्म है। आप सुन रहे थे लघु रूपक साहित्य शिल्पी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। लेखक थे डॉक्टर राम सुधार सिंह। प्रस्तुति सहयोग अरविंद कुमार गुप्ता। वाचन और प्रस्तुति अरुण पांडेय। संयोजन राजेश कुमार गौतम। ये लघु रूपक आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र की भेंट थी। नवोदिता, मई का महीना है। इस बार कई बच्चों ने पूछा कि छुट्टियों में हमारे असम राज्य की खूबसूरती एंजॉय करने जा सकते हैं क्या? क्यों नहीं। और साथ साथ ये बच्चा लोग समृद्ध असमिया बाल साहित्य का भी आनंद ले सकते हैं वहाँ पर। मनोज, वैसे तुम्हारे पास कोई ताजा रिकॉर्डिंग है असमिया बाल साहित्य को लेकर? तुम्हारा सवाल तो कठिन है, लेकिन ढूंढता हूँ सिस्टम पर। एक्चुअली सोशल साइंस के
बारे में लिख रहा हूँ। मेरा जो कुछ है साहित्य, मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, बहुत फिर अच्छा भी है, बहुत अच्छा है। हाँ। मैं असमिया भाषा का एक लेखक हूँ। मैं सोशल साइंस, समाज विज्ञान का विषय मेरा पसंद है। और वो बच्चों के लिए मेरा ये पहला किताब था। ओके। ये पहला किताब है मेरा। लेकिन ये इच्छा हुआ कि मेरा बच्चे ने मुझे बार बार ये पूछता था, देवता मतलब पिता, मेरे लिए एक किताब लिखो। उन्होंने बार बार ये बोला था, इसलिए मैंने उनके लिए लिखा। हाँ। और जब उनके लिए लिखने के लिए सोचा, उनका उम्र तब 5 साल था। मेरा ख्याल में ये आया, मैं लेखक से ज्यादा एक पाठक हूँ, रीडर हूँ। मुझे ऐसा लगा कि बच्चों के लिए हम लोग ने कन्वेंशनल राइटअप तो है ही, लेकिन एक्सपेरिमेंटल राइटअप कुछ होना चाहिए। मेरा ख्याल ये है, मेरा बचपन और मेरा बेटा का बचपन देखकर मुझे ऐसा लगा कि बच्चों को ज्यादा कुछ साइंटिस्ट का जो लाइफ है, जीवन कथा ने अधिक आग्रही करते हैं। इसलिए मैं 6 विज्ञानी के जीवन कथा लिखा। और एक्सपेरिमेंट ये है, मैं बताया कि मेरा बच्चा 5 साल का था जब मैं लिखना शुरू किया, लेकिन मैं ये भी सोचा कि 5 साल के उम्र का एक लड़का को ये पसंद होना पड़ेगा और एक ही किताब 12, 13, 14 कक्षा का एक बच्चा को भी पसंद करना पड़ेगा। इसीलिए किताब में मेरा एक्सपेरिमेंट ये रहा कि एक ही कहानी दोनों तरफ बच्चे को अच्छा लगे, ये मैंने ट्रीट किया। मतलब छोटे बच्चों को भी और बड़े बच्चों को ये ट्रीट किया। और किताब तो मैंने लिखा, ये मेरा बच्चा का, मेरा बेटा का। लेकिन जब ये किताब पब्लिश हुआ, इसके बाद बहुत कुछ बच्चे ने उन लोगों ने ये किताब के बारे में इतना कुछ बताया कि मैं इंस्पायर्ड हूं, अच्छा लगा। अच्छा, चलते चलते एक छोटी सी बात बताइए, जब ये लिख रहे थे आप, तो क्या इसको बच्चों के लिए चूंकि लिखना है और मामला तो बड़ों का है, तो शब्दों का जो चयन है, क्या वो कठिन होता है बच्चों के दिल तक पहुंचने के लिए? हाँ, ये आप अच्छा सवाल पूछा है। बच्चों के लिए एक्चुअली शब्दों नहीं, धारणा, जो कंसेप्ट, एक शब्दों का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कंसेप्ट उनको अच्छा लगे, ये ट्रीटमेंट करना चाहिए। पिछले दिनों साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित असमिया लेखक दिगंत ओझा को आपने सुना। प्रस्तुति केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश। एक और बात याद आ गई। अब वो कौन सी? बताता हूँ। पिछले दिनों हमने वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे मनाया। इस वर्ष की थीम है इंडिजिनस लैंग्वेजेस। आकाशवाणी की तरह आंचलिक भाषाओं के संरक्षण और संवर्धन में हमारे देश की साहित्य अकादमी भी सक्रिय है। माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का एक विशेष उल्लेखनीय पहलू ये भी है कि ये कार्यक्रम देश की 23 भाषाओं के अलावा 29 डायलेक्ट्स में भी देश के कोने कोने तक पहुंचता है। हाल ही में पुणे में आयोजित विशेष परिसंवाद गोदावरी वितस्ता एक सांस्कृतिक यात्रा ने पत्रिका का ध्यान आकर्षित किया। ये अलग अलग शहरों में आयोजित होने वाली एक श्रृंखला है। सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने का ये एक खूबसूरत प्रयास है। बौद्ध साहित्य हमारे राष्ट्र की समग्र बहुभाषी साहित्य धारा का अति महत्वपूर्ण संघटक है। इसी परिप्रेक्ष्य में आज आपकी मुलाकात करवाते हैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज लेह के उप कुलपति प्रोफेसर राजेश रंजन से। इसमें जो मूलतः तो ये भोट विद्या और भोट भाषा का संस्थान है। भोटी परंपरा में जो दर्शन है, साहित्य है, भोटी भाषा है, मुख्य रूप से इसी को पढ़ाते हैं। फिर वो नालंदा परंपरा को कोट करते हुए वो जो पंच महाविद्या जो है, जिसमें जो है तर्क विद्या है, शब्द विद्या है, आयुर्विद्या है, इन सब की पढ़ाई हमारे यहाँ है। आयुर्विद्या के अंतर्गत जो है हमारा सोवा रिगपा का डिपार्टमेंट है। उसके बाद ये
शब्द विद्या के तहत सभी भाषाओं की पढ़ाई है, कहीं पे वैकल्पिक है, कहीं पे ये अनिवार्य विषय के रूप में, लेकिन मुख्यतः भोटी भाषा का है ये जो है। उसके बाद ये जो है हमारे पास थंका पेंटिंग का है ये जो है, उसके बाद स्थापत्य कला का भी विभाग है, और हमारे पास काष्ठ कला भी है ये जो है। थंका पेंटिंग के बारे में कुछ बताएंगे, ये क्या है? ये ट्रेडिशनल यहाँ का ये हिमालयी और तिब्बती सारे क्षेत्र का जो है ये ट्रेडिशनल पेंटिंग है, जिसमें बुद्ध और बोधिसत्व का चित्र जो है वो पूरी धार्मिक भावना से ओतप्रोत होकर वो बनाते हैं वो जो है जी। और उसका जो है पहले तो मार्केटिंग नहीं हुआ करती थी, अब मार्केटिंग भी हो रहा है, काफ़ी महंगी बिकती हैं चीज़ें वो जो है, लेकिन उसका मेन उद्देश्य धार्मिक ही रहा है कहीं ना कहीं। अच्छा, हाँ, वो चित्रों को उकेरना, फिर वो अपने घरों में लगाना, फिर उनका पूजा पाठ करना, और सारे वो जो है विकल्प प्रकल्प उनके साथ रहा करता था जी। तो यहाँ जो संस्थान है, तो लेह का जो बौद्ध दर्शन, साहित्य और इसके अलावा तिब्बती भाषा के विकास में जो अनुकरणीय योगदान रहा है संस्थान का, और इन विषयों के जो पठन पाठन है उसमें बेहतरी लाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं? एक तो जब मैं यहाँ पे अपना योगदान दिया तो सबसे पहले मैंने देखा कि ये जो है ये जो जितनी जो पढ़ाई हो रही थी वो तो चल ही रहा था, लेकिन उसमें और भी जो है ये करने की ज़रूरत थी। आते ही जैसे ये भोटी भाषा दिवस हम लोगों ने मनाया, उसमें सारा कार्यक्रम हमारा भोटी भाषा में हुआ, प्लस जो भोटी अध्ययन विभाग जो हमारा है उसको, उसमें अभी 3 टीचर हैं, हमने कहा कि और अगर ज़रूरत हो तो और भी शिक्षकों की भर्ती हम कर सकते हैं। कुछ जो हमारे यहाँ कई विभागों में जो खाली पद हैं उसकी भी प्रक्रिया जल्दी पूरी की जाएगी भरने की, ताकि हमारा शिक्षण और पठन पाठन का कार्यक्रम और भी ये हो सके। जहाँ तक योगदान की बात है, ये इस क्षेत्र का मैंने बताया कि प्राचीनतम संस्थान है जी। तो एक तो हमारा पुस्तकालय बहुत समृद्ध है जी। बहुत ही समृद्ध है। मेरे समझ से कंजूर तंजूर जो बुद्ध वचनों का जो संग्रह है भोटी भाषा में, उसके कई कलेक्शंस हैं। बल्कि मुझे ये बताया गया कि जो जितने उपलब्ध संस्करण अभी इस एरिया में या भोटी भाषा भाषी क्षेत्रों में उपलब्ध है, या तिब्बती जिसको कहें, वो सारे संस्करण हमारी पुस्तकालय में है। और उसको देखने के लिए बाहर से भी विद्वान आते हैं, हमारे भी विद्यार्थी, शोधार्थी और शिक्षक सभी उससे लाभान्वित होते हैं। इसी तरह का जो हमारा पाली ग्रंथों का जो संकलन है जी। वो पाली में, अंग्रेजी में, हिंदी में, वो पूरा कंप्लीट सेट अवेलेबल है। उसका लेटेस्ट संस्करण जो निकला था यहाँ विपसना रिसर्च इंस्टीट्यूट इगतपुरी से, वो भी सारा कलेक्शन हमारी लाइब्रेरी में उपलब्ध है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भोटी भाषा साहित्य और तुलनात्मक दर्शन में जो इसका जो योगदान है, मेरे समझ से इस क्षेत्र में या और भी जो अन्य जो संस्थाएं संस्कृति मंत्रालय के तहत, वो सबकी अपनी अपनी खासियत है, लेकिन अपने क्षेत्र में ये इसका भी बहुत ही विशिष्ट योगदान है। जी, आपने पुस्तकालय की बात कही, तो पुस्तकालय किसी भी उम्र के लोगों के लिए एक आत्म पौष्टिक स्थान होता है और मन की बैठक के लिए केंद्र बिंदु होता है। तो संस्थान के जो पुस्तकालय है उसमें संदर्भ पुस्तकों के अलावा बहुत सी दुर्लभ बौद्ध प्रतिलिपियां और इसके अलावा पुस्तकें भी मौजूद हैं। तो क्या आपके पुस्तकालय का लाभ देश के अन्य विश्वविद्यालय के छात्र और विदेश के जो अन्य विश्वविद्यालय हैं उनके छात्र छात्राएं भी ले सकते हैं? इस पुस्तकालय में करीब 38,000 बुक्स हैं। स्पेशल कलेक्शंस के अलावा और भी, जैसे ये साइंस की भी कुछ किताबें हैं, हमारा आयुर्वेद की किताबें हैं, सोवा रिगपा का ये है, अभी एक इंसाइक्लोपीडिया जो किसी रिनपोचे जी ने निकाला, 131 या 34 वॉल्यूम्स बता रहे थे, वो सारा कलेक्शन हमारे ये में आ चुका, लेटेस्ट जो है। और जहाँ तक पुस्तकालय के उपयोग की बात है, तो पहले हमारा मंगोलिया और एक भूटान, ये सब देशों से कुछ हमारा एमओयू था। वहाँ से कुछ विद्यार्थी आते थे, कुछ विद्यार्थी हमारे और शिक्षक वहाँ जाते थे, लेकिन वो पिछले कुछ वर्षों से बंद हो चुका है ये जो। अभी हमारे यहाँ एक सोवा रिगपा में साउथ कोरिया का एक स्टूडेंट मात्र है, विदेशी स्टूडेंट जो सोवा रिगपा का बहुत ही बढ़िया स्टूडेंट है। मुझे बताया गया कि उसने पूरा भोटी भाषा सीख करके जो है सारा कुछ ये किया उसने। और पुस्तकालय के उपयोग के लिए क्षेत्रीय नागरिक तो आते ही हैं, बाहर के भी जो कई बार तीर्थयात्री लोग जो आते हैं, वो टूरिस्ट लोग जो आते हैं, वो भी हमारे यहाँ आते हैं ये जो है। वो अपना कलेक्शन देखते हैं, कई बार घंटों समय भी बिताते हैं।
केंद्रीय बौद्ध विद्या संस्थान लेह के उपकुलपति प्रोफेसर राजेश रंजन को आपने सुना। स्वरांश सौजन्य सोनम आंचुक, आकाशवाणी लेह। भारतीय साहित्य को वैश्विक व्यापकता प्रदान करने में मशहूर उर्दू लेखक कवि रघुपति सहाय अर्थात फिराक गोरखपुरी का भी योगदान है। उन्हें पद्म भूषण और ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी अलंकृत किया गया था। इसी सप्ताह साहित्य जगत ने अपना एक अनमोल मणि खो दिया। जाने माने लेखक, शिक्षाविद और शांति के प्रबल समर्थक महात्मा गांधी के पौत्र अरुण मणिलाल गांधी का इसी सप्ताह कोल्हापुर में निधन हो गया। वो 89 वर्ष के थे। उनकी लिखी एक पुस्तक याद आ गई, द गिफ्ट ऑफ एंगर एंड अदर लेसन्स फ्रॉम माय ग्रैंडफादर महात्मा गांधी। अरुण मणिलाल गांधी को विनम्र श्रद्धांजलि। समय का यह पड़ाव साहित्य जगत की कुछ मूर्धन्य हस्तियों की जीवन चक्र तिथियों से जुड़ा हुआ है। सुमित्रानंदन पंत, मंटो, R.K. नारायण, शरद जोशी, बांग्ला साहित्यकार माणिक बंदोपाध्याय और कन्नड़ा साहित्यकार V.K. गोकक के अतुलनीय योगदान को साहित्य भारती का नमन। मनोज माइंडकर और नवोदिता मिश्रा को अनुमति दीजिए। नमस्कार।